डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मतलब अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल एटम में किस तरह से अरेंज हैं। जब रुदरफोर्ड ने एटम का मॉडल दिया उस टाइम दो ही पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो एटम के अंदर वो किस तरह से अरेंज हैं ये जानने के लिए रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखें क्या है। इसमें ये है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से तीन तरह के रेडिएशन एमिट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसको एक लेड के ब्लॉक में रख रखा है ताकि रेडिएशन सभी तरफ ना जाएं। और एक फाइन बीम, इन अल्फा पार्टिकल की एक पतली बीम ऑब्टेन करने के लिए रास्ते में क्या रखी है, स्लिट। और ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करे हैं किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। हमने गोल्ड को ही क्यों लिया, रुदरफोर्ड ने गोल्ड को ही क्यों लिया, क्योंकि ये एक डक्टाइल मेटल है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, मेलिएबल मेटल है। इसको हम पीट के एक पतली शीट बना सकते हैं। यहां हमें पतली शीट की जरूरत थी। और देखें जो गोल्ड फॉइल है उसकी थिकनेस क्या है, ये 2.1 इंटू 10 की पावर -4 मिलीमीटर है। मिलीमीटर का भी देखें हम 10⁴ पार्ट्स, तो काफी थिन है ये। इसके सामने यहां रख रखा है ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसकी प्रॉपर्टी हम जानते हैं, जिंक सल्फाइड पे कोई पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो वहां लाइट प्रोड्यूस होगी। तो अब ये एक्सपेरिमेंट उसने किया तो ऑब्जर्व क्या किया, उसके सामने तीन ऑब्जर्वेशन आए। क्या क्या थी, जब ये अल्फा रेज इससे स्ट्राइक करती हैं गोल्ड की फॉइल से। गोल्ड फॉइल किससे बनी है, गोल्ड के एटम से। तो उसने ऑब्जर्व किया कि काफी सारे पार्टिकल स्ट्रेट चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, लगभग 99% पार्टिकल स्ट्रेट जाते हैं इस गोल्ड फॉइल के थ्रू, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं बाय स्मॉल एंगल, थोड़े एंगल से मुड़ जाते हैं 90 से कम, और बहुत ही कम स्ट्राइक करके वापिस आ जाते हैं। ये पार्टिकल्स काउंट किए जा सकते हैं बाय यूजिंग जीजर मूलर काउंटर, एक डिवाइस होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 8000 पार्टिकल्स अगर गए तो उसमें से सिर्फ 14 पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हुए बाय स्मॉल एंगल्स। और अगर 20,000 पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से एक पार्टिकल ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, 90 डिग्री से ज्यादा, वो वापिस भी आ सकता है। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन थी। वेरी फ्यू आउट ऑफ 20,000 ओनली वन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक। इन तीन ऑब्जर्वेशन से रुदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा, उन्होंने इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकाला, निष्कर्ष क्या निकाला। पहला, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट पास होते हैं तो क्लियर है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, वैकेंट। तो पहली ऑब्जर्वेशन की कंक्लूजन का निष्कर्ष क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस in atom is vacant. Second conclusion, second observation थी some of the alpha particle deflected by small angles। हमने पहले पढ़ा है
कि अल्फा पार्टिकल हैं वो हीलियम के न्यूक्लियस जैसे हैं, मतलब उनका 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उनका 4 यूनिट मास है। तो ये एक हैवी पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल किसी से स्ट्राइक होके डिफ्लेक्ट हुए हैं। इट मीन्स जिससे ये स्ट्राइक हुए हैं वो इनसे भी हैवी है। तो सेकंड पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन का है उसका कंक्लूजन ये है कि एटम के अंदर एक हैवी बॉडी है और उसका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव पार्टिकल हैं, वो रिपेल होंगे किससे? पॉजिटिव से ही। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन आया, इन द एटम a heavy body is present having positive charge। तो क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। और तीसरा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक। जो पार्टिकल टकरा के वापिस आया है, क्लियर है, वो आमने सामने कोलाइड हुआ है तभी वापिस आया है। तो इट मीन्स जो हैवी बॉडी है उसका स्मॉल साइज है। वो अगर बड़ी होती, उसका वॉल्यूम अगर ज्यादा होता तो जो पार्टिकल वापिस आए हैं वो ज्यादा होते। तो थर्ड पॉइंट का कंक्लूजन है, वॉल्यूम ऑफ heavy body is very small। तो यहां तक हमने क्या बताया? रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके कंक्लूजन्स क्या हैं। एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन से रुदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर को जान लिया। उन्हें पता लग गया कि एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो किस तरह से अरेंज हैं। तो उसके बेसिस पे उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा कि एटम के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट वो जहां एटम का लगभग सारा मास प्रेजेंट है, जिसका पॉजिटिव चार्ज है, जो हैवी बॉडी है, उसने उसको कहा न्यूक्लियस। और दूसरा पार्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने एटम के बारे में बताए। क्या? मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमें पता है कि एटम का जो मास वो मेनली किस वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल मास है, इसलिए जो प्रोटॉन्स हैं वो एक छोटे से रीजन में प्रेजेंट हैं। ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड in a very small region। एटम का जो लगभग मास है वो प्रोटॉन की वजह से है, पॉजिटिव चार्ज है, वो सारा किस में है? न्यूक्लियस में। और इसको नाम दिया उस स्मॉल रीजन को न्यूक्लियस। दूसरे पार्टिकल कौन से बच गए एटम के? इलेक्ट्रॉन्स। वो कहां पर हैं? वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में हैं। वो रिवॉल्व करते हैं कहां पर? अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स आर revolving around nucleus in circular path
और उन सर्कुलर पाथ को क्या नाम दिया? ऑर्बिट। और तीसरा पॉइंट, ये एटम के जो दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है। देयर आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑपोजिट चार्ज के पार्टिकल हैं, तो ऑपोजिट चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस मॉडल को कंपेयर किया गया किसके साथ? अपने सोलर सिस्टम के साथ। क्या है सोलर सिस्टम? सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो यहां भी न्यूक्लियस को हमने सन से कंपेयर कर लिया, और इलेक्ट्रॉन प्लैनेट की तरह से रिवॉल्व करते हैं कहां? अराउंड न्यूक्लियस। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। दरफोर्ड मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दिया गया? प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? बिकॉज दे रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन द सेम वे एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये था रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।